आय और उस पर कर हमेशा टैक्स पेयर के लिए एक झंझावत की तरह है, लेकिन नियम कई इतने सरल हैं जो समझें तो हमें लगता है कि टैक्स प्रणाली बेहद सुलझी हुई है। लेकिन उन्हीं नियमों को अगर हम दरकिनार करें तो मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि आयकर विभाग ने अपनी टैगलाइन भी भरो टैक्स रहो रिलैक्स रखी हुई है। आप देख रहे हैं सीए जाने धन की बात, और उसमें आज के खास मेहमान हैं सीए सीएल यादव। स्वागत है सर। सर, आयकर विभाग ने न्यू और ओल्ड रिजीम का किस तरीके से जो जारी किया है उसमें कैसे टैक्स बेनिफिट्स आप देखते हैं, और इस रिजीम के अपने अपने फ़ायदे हैं। तो शुरुआत में तो बदलावों की बात कर लेते हैं कि टैक्स पेयर इसे किस तरीके से देखें। देखिए साहब, एक 2020 में एक नया सेक्शन जोड़ा गया और वो सेक्शन था 115 BAC जी। और वहाँ पे एक नई रिजीम पैदा हुई। नए रिजीम का एक उदयमान कह सकते हैं, वो आया जी। और तब दो रिजीम चली। एक पुरानी रिजीम, पुरानी कर प्रणाली, और दूसरी आई नई कर प्रणाली। यानी कि आपको छूट के साथ कर भरना है या छूट के बिना कर भरना है। तो जो पुरानी रिजीम थी उसमें बहुत सारी छूट मिलती थी, बहुत सारे कंसेशंस थे, बहुत सारी एग्जम्पशंस थी। और जो नई छूट आई तो उसमें कहा सरकार ने या CBDT ने या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कि साहब आपको छूट कुछ नहीं मिलेगी, आपकी जो इनकम है उस पर सीधे सीधे आपको टैक्स देना है। छूट आपको जो बेसिक एग्जम्पशन है उस पर मिलेगी, बाकी कोई छूट की आप उम्मीद नहीं रखें सरकार से जो पहले मिलती एक बार आई है। टैक्स स्लैब भी देख लें, पुरानी और नई में क्या क्या थी, वो भी एक बार दर्शकों को आप बताएं तो एक बार माइंड क्लियर रहेगा कि न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में आप पर टैक्स लाइबिलिटीज कैसे बनी हुई थी। पुरानी रिजीम में जो भी इनकम होती थी, टोटल इनकम, इनकम टैक्स में टोटल इनकम और ग्रोस टोटल इनकम दो वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे अपन टोटल इनकम की बात करेंगे, यानी कि आपकी कुल आय, यानी कि जो आपकी डिडक्शंस थी, एग्जम्पशंस थी, और आपकी जो परक्यूजिट्स में जो डिडक्शंस थी, अलाउंसेज मिल रहे थे उसमें डिडक्शन थी। उसके बाद में जो हेड्स की जो टोटल इनकम आती थी उसको ग्रोस टोटल इनकम, और उसमें डिडक्शन के बाद में जो बैलेंस बचता था वो टोटल इनकम कहलाती थी। तो जो पुरानी रिजीम थी उसमें बेसिक एग्जम्पशन जो, यानी कि जिस इनकम तक आपको आयकर नहीं भरना है वो है 2,50,000 रुपये। उसके बाद में उसके ऊपर टैक्स स्टार्ट होता है। तो 2,50,000 से 5 लाख तक टैक्स की रेट है 5%। 5,01,000 रुपये से 10 लाख तक टैक्स की रेट है 20%। 10 या 20। हाँ जी। और उसके बाद में आपकी टैक्स रेट आ जाती है 30%। जी। ये डिडक्शंस और एग्जम्पशंस के बाद की। जी। अब नई रिजीम की बात करें तो नई रिजीम जो फरवरी 2023 का बजट आया उसके पहले और उसके बाद की दो स्थितियां बनती है। तो अपन पहले बात करते हैं कि फरवरी 2023 से पहले की, 1 फरवरी 2023 में जो बजट आया उससे पहले की, यानी कि वर्तमान ईयर में अपन अभी 23-24 की जो रिटर्न भरी जाएगी उसके लिए क्या रेट है, क्या एग्जम्पशन है, तो वो पहले अपन बात करते हैं। तो जो 23-24 के लिए जो रिटर्न भरी जाएगी उसके लिए बेसिक एग्जम्पशन है आपकी 2.5 लाख, यानी 2.5 लाख तक की आपकी इनकम है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना। उसके बाद में स्लैब आता है 5% का, जो 2,50,001 रुपये से स्टार्ट होकर के 5 लाख तक की आय के ऊपर लागू होता है। उसके बाद में आता है 5,01,000 रुपये से लेके 7,50,000 तक, वहाँ पे 10% है। और 7,50,001 रुपये से लेके 10 लाख तक की जो इनकम है उसके ऊपर 15% है। 10,01,000 रुपये से लेकर के 12,50,000 तक के 20% है, और 12,50,001 रुपये से लेके 15 लाख तक 25% है, और 15 लाख से ज़्यादा की इनकम पे आपको 30% है। यहाँ पे आपको कोई डिडक्शन नहीं है, कोई एग्जम्पशन नहीं है, आपको सीधा सीधा इनकम के ऊपर टैक्स देना है। यानी कि अभी चर्चा चलती है समाज में कि साहब जो नई स्कीम है ये तो डिपॉजिट्स को डिस्करेज करने की स्कीम है, सोसाइटी को लोन वाली सोसाइटी बनाने की तरफ है। तो अपने अपने जो भी है मंतव्य है वो आता है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा है साहब, फालतू के पैसे नहीं डिपॉजिट करने पड़ेंगे, जितनी इनकम है उतना खर्च करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो अपने अपने एक मंतव्य इसमें आते हैं। अब जो नया बजट आया 2023 में 1 फरवरी को, उसमें इसमें कुछ बहुत सारे बदलाव कर दिए गए,
और जो एग्जम्पशन लिमिट जो पहले थी 2.5 लाख की उसको बढ़ा करके 3 लाख रुपए कर दिया गया। तो अब यहाँ पे स्लैब भी चेंज हो गए, 3 लाख से 6 लाख तक यानी कि आपको 5% देना है, 6 लाख से 9 लाख तक आपको 10% देना है, 9 से 12 तक 15% देना है, और 12 से 15 पे 20% देना है, और 15 से ऊपर में आपको 30% देना है। तो ये बेसिक बदलाव दोनों में आया है। एक यानी कि जो 23-24 के लिए रिटर्न भरेंगे वो जिसमें 2.5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट है, और उसके बाद में 5%, 10%, 15%, 20%, 25 और 30% है। और जो अगले साल रिटर्न जाएगी यानी 24-25 की, जिसकी इनकम अपन 23-24 में अर्न करेंगे, उसके लिए 5, 10, 15, 20 और 30%, जो 25% वाला जो स्लेब था एक, उसको इन्होंने रिमूव कर दिया। नई रिजीम में क्या क्या और छूट दी गई है? अब लेकिन नई रिजीम में 3 बहुत बड़े महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं जो छूट से रिलेटेड है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन नई रिजीम में पहले नहीं लाई गई थी, 50,000 रुपये की। जो सैलरी वाले सैलरीड क्लास है, जो जिनकी इनकम सैलरी से है, उनके लिए पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन का नई रिजीम में प्रोविजन नहीं था, जो सेक्शन 16 के तहत आती है। उसको 50,000 रुपये की डिडक्शन यहाँ पे मिलेगी सैलरीड की क्लास में। दूसरा, आपने फैमिली पेंशन का नाम सुना होगा, जो अदर सोर्स की इनकम में जनरली काउंट होते हैं कि मान लो कि कोई एम्प्लॉई है और उसके डेथ के बाद में उसकी फैमिली को कोई पेंशन मिलती है, और उसके ऊपर भी डिडक्शन थी। तो पुराने रिजीम में तो वो डिडक्शन बरकरार थी, लेकिन नई रिजीम में डिडक्शन का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया गया। तो जो फैमिली पेंशन में जो 1/3 या 15,000 की डिडक्शन मिलती थी, उसको भी खत्म कर दिया गया था। लेकिन अभी जो 2023 के फाइनेंस एक्ट के द्वारा वो बेनिफिट वापस ले आया गया। एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, यहाँ पे एक रिलीफ होती थी 87M, जो पुरानी रिजीम में तो अवेलेबल है 12,500 रुपये की, लेकिन नई रिजीम में वो पहले नहीं थी। इस बार उसमें बदलाव करके उसको 87A की नई रिजीम में जो बेनिफिट 12,500 रुपये था, उसको बढ़ा करके 25,000 रुपये कर दिया गया। यानी कि आपने बजट के समय चर्चा में सुना होगा कि अब 7 लाख तक की आय वालों पे टैक्स नहीं लगेगा यदि वो नई रिजीम में जाते हैं। तो ये बेसिक फर्क नई रिजीम और पुराने रिजीम में है। जी, हम अगर आयकर दाता के नज़रिए से देखें, आम आदमी के लिहाज से, तो आपकी नज़र में क्या न्यू रिजीम बेस्ट है या ओल्ड स्कीम जो रिजीम है उसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं? देखिए साहब अंकित जी, ये पर्सन टू पर्सन, टैक्स पेयर टू टैक्स पेयर डिपेंड करेगा कि कौन से आदमी को किस रिजीम में जाना चाहिए और उसका इनकम स्ट्रक्चर क्या है, उसका अभी डिडक्शन और परक्यूजिट्स और एग्जम्पशंस का स्ट्रक्चर क्या है, और उसके पास बाकी जो बर्डन्स है उसके ऊपर क्या है। जैसे अपन बात करें कि नई रिजीम में कोई डिडक्शन नहीं है, हालांकि जो अभी 2023 का बजट आया इसमें 3 डिडक्शन से नई रिजीम वालों को दी गई है, 3 बेनिफिट नई रिजीम वालों को दी गई है। लेकिन यदि अपन वैसे बात करें तो यहाँ पे कोई डिडक्शंस नहीं है, कोई एग्जम्पशंस नहीं है। तो उस इस लिहाज से यदि अपन अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, क्योंकि यहाँ पे सेविंग की हैबिट है, हमेशा ये कहा जाता है कि जितनी आपकी आमदनी हो उसमें से बचत होनी चाहिए। और यदि अपन वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वहाँ पे कंज्यूमशन बेस्ड इकोनॉमी है, जितनी इनकम है उससे ज़्यादा खर्च करो, लोन बेस्ड है, लोन डिपेंडेंट है। अपन कई बार सुनते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में सैलरी आती है उससे 3 महीने पहले का आगे तक का कर्जा कर लेता है, क्रेडिट कार्ड की जो इकोनॉमी है अपन उसको कहते हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में यदि भारत की बात करें तो नई रिजीम आपको डिपॉजिट्स को डिस्करेज करने वाली है, तो उस परिप्रेक्ष्य में ठीक नहीं है। लेकिन कई बार लगता है कि हम अननेसेसरी का हमारे को इन्वेस्ट करना होता है, डिपॉजिट करनी होती है, और कहीं ना कहीं हमारे को हाथ की तंगी देखने को मिलती है, या कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे को टैक्स बचाना है उसके लिए कर्ज लेना पड़ता है और उससे टैक्स सेविंग प्लान्स में अपन जाते हैं। तो हर वो आदमी के लिए इसके मायने अलग अलग है। पुरानी स्कीम की बात करें तो जैसे मान लो सैलरी क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शंस थी, जैसे हाउस रेंट अलाउंस मिलता है तो उसके ऊपर भी डिडक्शंस का प्रोविजंस था, परक्यूजिट्स में कटौतियाँ थी। आपके जैसे आपका खुद का घर का मकान है और उसको बनाने के लिए या खरीदने के लिए आपने हाउसिंग लोन लिया है तो पुराने रिजीम में उसका 2 लाख रुपए तक की आपको छूट मिलती थी, लेकिन ये छूट नई रिजीम में नहीं है। अब अपन बात करते हैं बिजनेस क्लास आदमी। बिजनेस क्लास आदमी पहले टैक्स सेविंग्स के लिए प्लानिंग करता था, टैक्स जिसको अपन टैक्स प्लानिंग कहते हैं,
तो उसमें जैसे कि 35 की सेक्शंस की डिडक्शंस होती थी। कई बार सरकार कहती थी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता था, जैसे नई कार खरीदी, नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी तो आपको एडिशनल बेनिफिट, जिससे आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ मोटिवेट किया जाता था और इसके साथ साथ आपको एक डेवलपमेंट बेस्ड फोकस होता था। तो पुराने रिजिम में ये डिडक्शंस थी। इसके अलावा सेविंग बेस्ड डिडक्शंस होती थी, जैसे एटीसी की, इंश्योरेंस की है, आपकी पीपीएफ अकाउंट की डिडक्शंस है। तो ये एक आपका हेल्थ इंश्योरेंस की डिडक्शन मिलती थी। एजुकेशन लोन लिया है तो उसके रिपेमेंट के ऊपर या उसके ऊपर लगने वाले ब्याज की छूट मिलती थी। इसके अलावा आपने किसी चैरिटेबल पर्पज़ के लिए डोनेशन दिया है, चाहे वो गवर्नमेंट है या एनजीओज है, तो उनकी डिडक्शन मिलती थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी। आपकी यूनिट के स्टेज में है तो उसके लिए आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते थे। आप नई यूनिट लगा रहे हो उसके लिए नए बेनिफिट्स मिलते थे। आप कुछ बैकवर्ड एरिया में, स्पेसिफाइड एरियाज़ में इंडस्ट्री लगाते थे तो उनके लिए बेनिफिट मिलते थे। तो अपने अपने फ़ायदे नुकसान थे। तो एक तरफ पुराने रिजिम में को देखने से लगता है कि वहाँ कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स थी, जिससे देश का एक इंटीग्रेटिव और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा था। लेकिन इस नई स्कीम की बात करें तो यहाँ पे आपको डिडक्शंस नहीं है, आपको कोई सेविंग्स की टैक्स प्लानिंग नहीं है, तो आदमी को सीधा सीधा पे करना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिपॉजिट डिस्करेज हो रही है और कंज्यूमशन बेस्ड इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो यदि अपन इकोनॉमी की कंज्यूमशन के बेस की बात करें तो कंज्यूमर बेस हमारा बढ़ रहा है, तो उससे इकोनॉमी डेवलपमेंट होगा। लेकिन वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर सकते जब तक आप कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। तो उस लिहाज से एक जैसे बिजनेस में कई बार क्या लॉसेज होते हैं, तो नई रिजिम में लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो अपनी अपनी स्कीम के फायदे और नुकसान है। अब वो टैक्स पेयर को डिसाइड करना है कि हमारे को कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। ये इसका गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट है कि सीधे सीधे टैक्स ब्रो और रहो रिलैक्स, जो एक स्लोगन चलता है जो आपने दोहराया। तो नई रिजिम है कि आपने टैक्स ब्रो रिलैक्स रहो, आपको कोई प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। पुराने रिजिम में था कि आपको साथ साथ प्लान भी करना है। जी, एक छोटी सी जानकारी और ले लें कि अगर कोई पुरानी रिजीम के साथ जुड़ा हुआ था और नई रिजीम में जाता है लेकिन अगले वर्ष उसे पसंद नहीं आती, तो क्या वो पुराने रिजीम में वापस लौट सकता है? देखिए सब, अभी यानी कि 31 मार्च 2023 तक की स्थिति ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप पुरानी रिजीम में हैं। यदि आपको नई रिजीम में जाना है तो उसके लिए आपको ऑप्ट करना होगा। जी। अब भी उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, पुरान जो 31 मार्च 2023 तक लागू है। यानी कि आपने एक बार नई रिजीम ऑप्ट कर ली तो फिर पुरानी रिजीम में स्विच करने में आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ लिमिटेशंस है अदर देन सैलरी क्लास। लेकिन 1 अप्रैल 2024 के बाद में स्थितियाँ बिल्कुल उल्टी हो रही है। यानी कि 1 अप्रैल 2024 के बाद में नई रिजीम बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऑप्ट होगी यदि आपने पुरानी रिजीम ऑप्ट नहीं की है। और वहाँ पे स्विच ऑफ की कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस आप फॉलो करते हो तो स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन फिर भी नई रिजीम और पुरानी रिजीम में स्विच ऑफ करने में रेस्ट्रिक्शंस है। तो एक आपका क्या सुझाव है, क्या नई की तरफ बढ़ना चाहिए या पुरानी में ठहर के देखना चाहिए? देखो, मेरा मंतव्य है कि हमारे को डिपॉजिट बेस्ड और टैक्स प्लानिंग वाली स्कीम्स में जाना चाहिए, जिससे देश का सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो और हमारी जो बचत की आदत है वो कंटिन्यू रहे। लेकिन जो नई जनरेशन है और एक आपको कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी के हिसाब से ये है और कम से कम लिटिगेशंस में जाना है, सीधा साधा टैक्स देना है, तो उसके हिसाब से नई रिजीम ज़्यादा सरल है। तो ये पर्सन टू पर्सन और उसकी जो पास्ट की प्लानिंग्स है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि उसको कौन सी रिजीम में जाना चाहिए, कौन सी रिजीम फ़ायदेमंद है। एक लेवल पे जाकर के दोनों का बेनिफिट नल हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी रिजीम में यदि जो पहले से डिपॉजिट बेस्ट टैक्स प्लानिंग करके आया है, सेविंग बेस्ट टैक्स प्लानिंग करके आया है, उनके लिए पुरानी रिजीम ज़्यादा बेहतर है कुछ मायनों में। और कुछ मायनों में जिनकी कुछ अभी तक कुछ सेविंग्स नहीं है और आगे प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा बेहतर है कि वो प्लानिंग में नहीं जा करके नई प्लानिंग में जाए, नई रिजीम में जाए कि हमारे को कोई टैक्स प्लानिंग नहीं करनी, हमारे को जो भी इनकम है सीधा सीधा टैक्स देना है। और इस नई रिजीम को जो 25,000 की 87A की रिलीफ है वो थोड़ा सा लुक्रेटिव और अट्रैक्टिव बना रही है, क्योंकि वो 7 लाख रुपए का जो बेनिफिट्स है वो थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है। तो अपना अपना मंतव्य हो सकता है, उस हिसाब से डिसाइड करें अपने टैक्स कंसल्टेंट से या जो भी
आपके सलाहकार है, आर्थिक सलाहकार है, उनसे डिस्कस करके जो भी कंपेरेटिविटी बेनिफिट मिल रहा है आपको, उसके हिसाब से चूज करना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच CL यादव जी हमसे जुड़ने के लिए। तो सीए जाने धन की बात में आज हमने जाना है कि आयकर विभाग में जो बदलाव हो रहे हैं वो आपकी आर्थिक सेहत के लिए कितने फायदेमंद हैं या नुकसान देने वाले हैं। जाहिर तौर पर ये खास कार्यक्रम इसीलिए है कि आपकी सेहत के साथ साथ आर्थिक सेहत भी मजबूत रहे। सीए जाने धन की बात में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले खास एपिसोड में।